नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग पढ़ रहे हैं फेब्री-पेरो व्यतिकरण मापी के बारे में। इससे पहले हम लोग दो टॉपिक जो है इसके पहले से पढ़ चुके हैं, यानी दो पार्ट जो इस वीडियो के पहले भी मैं डाल चुका हूं। अब प्लेलिस्ट बना दूं, उसमें जाकर के इसके पहले के पार्ट भी देख सकते हो। तो देखिए, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है जो फेब्री-पेरो व्यतिकरण मापी है, इसमें फ्रिंजें बन रही है, उनका तीक्ष्णता गुणांक जो है वो कितना आता है, यानी तीक्ष्णता गुणांक जो है वो कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, ये लास्ट फॉर्मूला हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में व्युत्पन्न किया था। उसके बाद में सेकंड वीडियो में भी हम लोगों ने अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं के मान जो है वो ज्ञात किए थे। अब देखिए, हम लोग यहाँ पर क्या लिखते हैं इसे। अब हम लोग इस समीकरण में से ये जो इसके नीचे का पार्ट है, इसमें से 1 - r की होल स्क्वायर जो है इसे कॉमन ले लेते हैं। जैसे ये कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4r साइन स्क्वायर डेल्टा बटे तो 1 - r की होल स्क्वायर आ जाएगी। ठीक है। अब देखिए, अगर किसी भी प्रकार का अवशोषण नहीं हो, जब भी किसी भी पृष्ठ पर कोई भी विकिरण आपतित होती है तो तीन प्रकार की घटनाएं वहाँ पर हो सकती है। देखिए, कौन कौन सी वहाँ पर घटनाएं हो सकती है। या तो ये जो विकिरण आ रही है इसका यहाँ पर क्या कर लिया जाएगा, अवशोषण कर लिया जाएगा। क्या कर लिया जाएगा, अवशोषण कर लिया जाएगा। ठीक है। कुछ भाग का इसका अवशोषण हो जाता है, कुछ भाग जो इसका क्या हो जाता है, परावर्तित हो जाता है, और कुछ भाग जो इसका वो क्या हो जाता है, यहाँ से पारगमित हो जाता है। यदि अवशोषण बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर जो देखा है वो ये देखा है कि परावर्तन और पारगमन गुणांक के बारे में देखा है। अगर हम लोग ये माने कि यहाँ पर अवशोषण हो ही नहीं रहा है, तो जो हमारा पारगमन गुणांक, जो परावर्तन गुणांक है और जो पारगमन गुणांक है, उन दोनों का जोड़ जो है वो किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। ठीक है। यानी तीनों गुणांक जो है इनका योग 1 होता है, पर हम लोग ये मान रहे हैं कि अवशोषण यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, तो इन दोनों का योग जो है किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। और टी जो है हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, 1 - r के इक्वल आ जाएगी। यहाँ पर टी जो है वो क्या है, पारगमन गुणांक है, यानी जो ट्रांसमिट कोफिशिएंट जो है ये हमारे पास में है ही, और ये जो है हमारे पास में जो रिफ्लेक्टेड हो रही है वेव, उनके लिए हम लोगों ने लिखा है। तो इस समीकरण में जैसे ही हम लोग रखेंगे टी की जगह, तो ये क्या आ जाएगा, 1 - r की होल स्क्वायर आ जाएगी। यानी ये समीकरण जो है हमारे पास में कुछ इस प्रकार से बन जाएगी। ठीक है। अब देखिए, इसी समीकरण के अंदर से ये जो टर्म है यहाँ से क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। 1 - r की होल स्क्वायर जो है वो यहाँ पर क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। और हमारे पास में क्या बचेगा, एक तो बचेगा ये a स्क्वायर, क्या बचेगा, a स्क्वायर, और नीचे बचेगा 1, और ये जो है ये हम लोगों ने लिख दिया साइन स्क्वायर डेल्टा बटे 2। क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर डेल्टा बटे 2 लिख दिया। और पीछे जो ये वाली टर्म बची हुई है, क्या बचा हमारे पास में, 4r 1 - r की होल स्क्वायर। इसे हम लोगों ने एक नाम दिया है, वो क्या दिया है, f। क्या दिया है, ये देखिए यहाँ पर f = 4r बटे 1 - r की होल स्क्वायर। इसे हम लोगों ने क्या नाम दिया है, तो इसे हम लोगों ने नाम दिया है तीक्ष्णता गुणांक। ये जो f है इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है तीक्ष्णता गुणांक। ठीक है। यदि f का मान बढ़ेगा तो जो वक्र हमारे पास में आते हैं उनकी तीक्ष्णता के मान में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। यानी जैसे जैसे f का मान बदलता है तो f के मान बदलने के साथ में जो वक्र है उसकी तीव्रता का मान भी क्या होगा, बदलेगा। यानी तीव्रता जो है वो क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। और तीव्रता बदलने की वजह से तीक्ष्णता जो है, यानी ये वक्र जो है इसकी शार्पनेस जो है ये भी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। जैसे ये एक प्रैक्टिकली ग्राफ खींचा गया है, जैसे ही f का मान 360 होता है तो वक्र जो है वो कुछ इस प्रकार से तीक्ष्ण वक्र जो है वो प्राप्त होता है। ठीक है। इस प्रकार से बिल्कुल तीक्ष्ण वक्र जो है वो प्राप्त होता है। जैसे ही इसका मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है। जैसे इसका मान हमारे पास में क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो इसका मान कम होने पर ये जो है इसके ये ग्राफ जो है थोड़ा क्या हो जाएगा, चपटा होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही इसका मान f = 8 हो जाएगा तो ये ग्राफ जो है और ज़्यादा चपटा हो जाएगी। यानी अगर हमारे पास में f का मान बढ़ेगा तो f का मान बढ़ने के साथ में तीक्ष्णता का मान जो है वो बढ़ता जाएगा। यानी तीक्ष्णता जो है वो किससे निर्धारित होगी, f से निर्धारित होगी। अगर f का मान ज़्यादा है तो वक्र जो है इसकी तीक्ष्णता जो है वो क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। यानी इसका नुकीलापन जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे ही f बढ़ेगा तीक्ष्णता बढ़ जाएगी, और f अगर कम हो जाएगा तो तीक्ष्णता घट जाएगी, और ये वक्र जो वो क्या हो जाएगा, यहाँ से चपटा होना प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है। इसे बोलते हैं हम लोग तीक्ष्णता गुणांक। ये भी इंपॉर्टेंट टर्म हमारे पास में है। अब आता है फ्रिंज जो है इनकी अर्ध चौड़ाई, यानी जो फेब्री-पेरो व्यतिकरण मापी है इसके अंदर जो फ्रिंज चौड़ाई बन रही है, फ्रिंज जो बन रही है उनकी अर्ध चौड़ाई अगर ज्ञात करें तो वो किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि अर्ध चौड़ाई का मतलब क्या है। तो अर्ध चौड़ाई क्या होता है, ये वह कलांतर होता है, यानी अर्ध चौड़ाई का मतलब क्या होता है, वह कलांतर जिस पर जो तीव्रता है, यानी फ्रिंजों की जो तीव्रता आ रही है वो तीव्रता अधिकतम मान की क्या रह जाती है, आधी रह जाती है। यानी हमारे पास में जो तीव्रता है वो अधिकतम मान की कितनी रह जाएगी, आधी रह जाएगी। ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अर्ध चौड़ाई बोलते हैं। ये क्या होता है, ये एक कलांतर होता है। यानी जो हमारे पास में कलांतर डेल था ये किसके बराबर हो जाता है, अर्ध चौड़ाई के बराबर हो जाता है। यहाँ पर डेल्टा जो है ये क्या है, अर्ध चौड़ाई है। ये डेल्टा जो है ये क्या है, अर्ध
चौड़ाई है, यानी हमारा ये जो कलांतर है ये किसके इक्वल हो जाता है, अर्ध चौड़ाई डेल्टा के इक्वल हो जाता है। और तीव्रता जो है वो अधिकतम मान की कितनी रह जाती है, आधी रह जाती है। इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, अर्ध चौड़ाई के नाम से जानते हैं। जैसे ये हमारे पास में एक वक्र है, ये वक्र हम लोगों ने खींच रखा है कलांतर और जो तीव्रता है आई, इसके मध्य हम लोगों ने ये वक्र खींच रखा है, ठीक है। इस पर ये जो मान है ये कौन सा मान है, ये हमारे पास में तीव्रता का अधिकतम मान है। बिंदु ए पर जो मान है ये हमारे पास में कौन सा मान है, इसका अधिकतम मान है। ये जो हमारे पास में पॉइंट है बी और सी, इस पर तीव्रता जो है ये अधिकतम मान की कितनी रह जाती है, आधी रह जाती है, यानी आई मैक्सिमम बटा कितना रह जाता है, 2 रह जाता है। तो ये जो गैप है, इस गैप को हम लोग किस नाम से जानते हैं, इस गैप को हम लोग जानते हैं अर्ध चौड़ाई के नाम से। इसी तरीके से ये इस साइड वाला गैप जो है ये भी क्या कहलाता है, अर्ध चौड़ाई कहलाता है। यानी ये इतनी अर्ध चौड़ाई है और इतनी भी क्या है, ये अर्ध चौड़ाई है, ठीक है। यानी हमारे पास में जो है ये मान कितना रह जाता है, अधिकतम मान का आधा रह जाता है, ठीक है। जब भी हमारे पास में तीव्रता का अधिकतम मान होगा तो ये कितना होगा, के ए स्क्वायर होगा। तो अधिकतम मान के लिए के का मान भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी अधिकतम मान के लिए हमारा आई मैक्सिमम जो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। ये अर्ध चौड़ाई की परिभाषा से हम लोगों ने अभी लिखा ही है कि आई इक्वल क्या होता है, आई मैक्सिमम बटा 2 होता है। ये मान जो है हम लोग किसी समीकरण में रख सकते हैं। जैसे हमारे पास में ये वाली समीकरण है, ये समीकरण है आई इक्वल ए स्क्वायर बटा 1 प्लस एफ साइन स्क्वायर डेल्टा बटे 2। इसके अंदर ये सारे मान रख देते हैं। आई की जगह तो हम लोगों को कितना रखना पड़ेगा, आई मैक्सिमम बटा 2 रखना पड़ेगा। कितना रखना पड़ेगा, आई मैक्सिमम बटा 2 रखना पड़ेगा। और बाकी का मान जो है वो जैसे लिखा है उतना का उतना आ जाएगा। आई मैक्सिमम का मान कितना है, ये मान है हमारे पास में ए स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर जो है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और हमारे पास में बचेगा 1 प्लस, ये बचेगा 1 प्लस एफ साइन स्क्वायर डेल्टा बटे 2 और इक्वल आ जाएगा किसके, 2 के। इस 2 के क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। और यहाँ पर हम लोगों ने क्या है, अर्ध चौड़ाई के लिए लिख रहे हैं। और अभी मैंने आपको बताया था अर्ध चौड़ाई जो कलांतर होता है और वो कलांतर किसके इक्वल होगा, डेल्टा जो है वो अर्ध चौड़ाई के बराबर होगा। यानी ये डेल जो डेल्टा के बराबर होगा। तो यहाँ मैंने क्या लिख दिया, इसके डेल लिख दिया है, ठीक है। यानी डेल बटा 2 इक्वल आ जाएगा 2। ये आगे चला जाएगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा एफ साइन स्क्वायर डेल्टा बटे 2 इक्वल 1। ये मान जो है हमारे पास में बच जाएगा, ठीक है। और यदि हम लोग साइन डेल्टा बटे 2 का मान ज्ञात करें तो ये आ जाएगा हमारे पास में 1 बटा अंडरूट एफ आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा प्लस माइनस 1 बटा रूट एफ। ये आगे चला जाएगा, देखिए ये आ जाएगा साइन स्क्वायर डेल्टा बटे 2 इक्वल 1। जैसे ये स्क्वायर हट बटे एफ, जैसे ये स्क्वायर हटाएंगे यहाँ पर क्या लग जाएगा, प्लस माइनस लग जाएगा। और इसके क्या लग जाएगा, अंडरूट लग जाएगा। तो साइन डेल्टा बटे 2 जो है वो किसकी इक्वल आ जाएगा, साइन डेल्टा बटे 2 जो है वो इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस 1 बटा रूट एफ के, ठीक है। और यदि हमारे पास में डेल का मान क्या हो, कम हो, बिल्कुल कम मान हो अगर हमारे पास में डेल का, तो साइन थीटा जो है वो लगभग किसके इक्वल होता है, थीटा का मान अलग होने पर थीटा के इक्वल होता है। यानी ये साइन डेल्टा बटे 2 जो है, साइन डेल्टा बटे 2 जो है वो लगभग किसके इक्वल आ जाता है, डेल्टा बटे 2 के इक्वल आ जाता है। तो इसकी जगह हम लोग क्या लिख देते हैं, डेल्टा बटे 2 लिख देते हैं। और ये किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लस माइनस 1 बटा रूट एफ के बराबर आ जाएगा। ये 2 आगे चला जाएगा तो डेल किसके इक्वल आ जाएगा, प्लस माइनस 2 बटा रूट एफ के इक्वल आ जाएगा। रूट एफ का मान जो है वो आप लोग एफ का मान यहाँ से रख सकते हो। ये रहा, एफ का मान कितना होता है, 4r बटे 1 माइनस आर की होल स्क्वायर आएगी। जैसे ही यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अनरूट करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, ये बचेगा अंडरूट 2r। और नीचे वाली टर्म जो है वो कितनी बचेगी, 1 माइनस आर। तो ये 1 माइनस आर जो है ये ऊपर चला जाएगा। और अंडरूट आर जो है, 2 अंडरूट आर जो है वो क्या आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास में जो है वो मान बच जाएगा ये वाला, ठीक है। ये प्लस माइनस के साथ में आएगा, डेल इक्वल प्लस माइनस 1 माइनस आर बटे अंडरूट आर जो है ये मान हमारे पास में आ जाएगा, ठीक है। ये क्या है, ये हमारे पास में एफ तीक्ष्णता आ जाएगी, ठीक है। तो ये है हमारे फ्रिंजें जो है उनकी तीक्ष्णता गुणांक और फ्रिंजों की अर्ध चौड़ाई, ठीक है। इसके बाद में बचता है ये जो फेब्री पेरो व्यतिकरण मापी है, इसके लिए लैम्डा का मान ज्ञात करना और तरंग दैर्ध्यों का अंतर ज्ञात करना। ये पार्ट जो है ये मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ माइकलसन व्यतिकरण मापी के अंदर, ठीक है। तो अब प्लेलिस्ट बना दूंगा, जैसे वीडियो कंप्लीट हो जाएंगे तो इसके बचे हुए दोनों पार्ट जो है वो मैं आपको माइकलसन व्यतिकरण मापी के अंदर करवा दूंगा। तो इस टॉपिक के साथ में ही हमारा फेब्री पेरो व्यतिकरण मापी जो है वो कंप्लीट होता है। धन्यवाद बच्चों।